आज हम सबसे पहले उस वक्फ की बात करेंगे जिसकी मोनोपोली को प्रधानमंत्री मोदी की टीम ने खत्म करने की शुरुआत कर दी है। वक्फ में पारदर्शिता के नए चैप्टर को जोड़ दिया गया, यानी कि जो लेन देन होगा अब उसके कागज दिखाने पड़ेंगे। वक्फ की 9.4 एकड़ जमीन में फैली हुई 8.7 लाख प्रॉपर्टीज पर अब एक तरफ बिहेवियर नहीं चलेगा, एक तरफा बिहेवियर नहीं चलेगा, यानी कि अब इस मनमानी के नए नियमों को बुलडोजर से पाटने की तैयारी है। आप बोर्ड चलाइए, सारे मुसलमानों को इसका फायदा दीजिए। सीधा सा तर्क है भारत सरकार का, और इस तर्क के साथ कल वक्फ बिल को लोकसभा से पारित करा लिया गया है। अब चर्चा आज राज्यसभा में चल रही है और वक्फ बोर्ड की पुरानी कारगुजारियों का एक छोटा सा शौक दिया गया है। इसे आम मुसलमानों को इससे क्या फायदा हो सकता है, ये बीजेपी सरकार गिनवा रही है, और वहीं इससे हर मुसलमान को क्या नुकसान होगा, ये विपक्ष गिनवा रहा है। ये तो हो गई आपके चुने हुए नेताओं की बात। वो अपने अपने हिसाब से इस पूरे बिल की व्याख्या कर रहे हैं। नंबर गेम कहता है कि ये बिल राज्यसभा से भी पास हो ही जाएगा, लेकिन ऐसे में सबसे पहले इस बिल में क्या क्या बदलाव किए गए हैं, यानी कि बदलेगा क्या, उसका जल्दी से एक रिवीजन आपको करवा देते हैं। सबसे पहली बात कि नाम बदल जाएगा। पहले था वक्फ बोर्ड और अब होगा उम्मीद। दूसरा यह कि गैर मुस्लिम सदस्यों की नियुक्ति अब की जाएगी बोर्ड में। तीसरा यह कि महिलाओं को भी वक्फ बोर्ड में रिप्रेजेंटेशन दिया जाएगा। चौथी बात यह है कि अब सिर्फ वही लोग अपनी संपत्ति को वक्फ के लिए दान कर पाएंगे जिनके पास इसके पूरे कागजात होंगे और 5 साल से वो इस्लाम का पालन कर रहे हैं। वक्फ बाय यूजर का जो प्रावधान पहले शामिल था उसको अब संशोधन के साथ हटाया जाएगा। जिला कलेक्टर की भूमिका में एक चेंज किया गया है और उससे बड़े रैंक के अधिकारी अब सर्वे किया करेंगे। इसके साथ ही अब सभी वक्फ की संपत्तियों का सर्वे कराना कंपलसरी होगा। जो सेंट्रल पोर्टल है उस पर रजिस्ट्रेशन करना भी कंपलसरी रहेगा। ट्रिब्यूनल के फैसलों को अब कोर्ट में भी सीधे तौर पर चुनौती दी जा सकेगी। वक्फ और ट्रस्ट का जो उसको बाइफरकेट कर दिया गया है, दोनों को अलग अलग कर दिया गया है, यानी कि जो रैंडम ट्रस्ट खुल जाया करते थे अब उन पर ताला लगा दिया जाएगा। इसके साथ ही पिछड़े मुसलमानों को भी वक्फ बोर्ड में अब रिप्रेजेंटेशन मिलेगा। और आखिर में बट वेरी इंपॉर्टेंट, मुसलमान वक्फ अधिनियम 1923 को पूरी तरीके से निरस्त करने का प्रस्ताव है जो कि लोकसभा में अब पास भी हो चुका है। ये हो गए बदलाव की बात। बदलेगा क्या क्या, अब इसको लेकर हमारे देश के नेता क्या कहते हैं और आम मुसलमानों की टीका टिप्पणी क्या है, प्लीज रोल इट ऑन द स्क्रीन। माननीय सदस्यगण, शुद्धि के अद्यतन मत विभाजन का परिणाम इस प्रकार है। पक्ष में 288, विपक्ष में 232। प्रस्ताव स्वीकृत हुआ और विधेयक यथा संशोधित पारित हुआ। डेमोक्रेटिक नॉर्म्स को फॉलो करने के और क्या पैमाने हो सकते हैं, क्या मापदंड हो सकता है? सिर्फ यही कि आपकी बात मान ले तभी हम डेमोक्रेटिक हैं? यह बिल नेशन के इंटरेस्ट में है और उसके लिए हम लेकर के आए। यह किसी पार्टी के इंटरेस्ट में नहीं है, यह किसी पार्टी के इंटरेस्ट में नहीं है, यह किसी वोट बैंक को सेटिस्फाई करने के इंटरेस्ट में नहीं है, यह देश के इंटरेस्ट में है। जो डिस्प्यूट है वो इतना ही है कि अगर ट्रिब्यूनल के फैसले से कोई असंतुष्ट है तो भूमि का मामला है, इस पर सिविल सूट होना चाहिए। सिविल सूट में अधिकारों के बहुत वाइड रेंज होती है। इन्होंने इस पर अपील का प्रोविजन 2013 के कानून में रखा ही नहीं है। मुख्य रूप से कांग्रेस पार्टी को और उसके जो सहयोगी दल है, मैं अपील करना चाहता हूं कि आज जो बड़ा कदम माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हमने ये 2025 का वक्फ संशोधन बिल लेके आया है, तो आपका ही सोच विचार को आप जो पूरा नहीं कर पाया उसको पूरा करने का हिम्मत नरेंद्र मोदी जी सरकार ने लेके आया है, तो आप जरूर समर्थन करना चाहिए। दोनों सदनों में
गरीब मुसलमानों की बहुत चिंता हो रही है। अचानक इतनी चिंता हो रही है कि मुझे डर लगने लगा है, और मुसलमान भी डरे, हिंदू भी डरे। जिस तरह से ये बिल जो आप लेकर आए हैं, ये लोगों का ध्यान भटकाने की एक रणनीति है। आज आप जो काम कर रहे हैं, इस बिल के माध्यम से आप बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के द्वारा लिखे गए संविधान की हत्या कर रहे हैं। माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में ये मील का पत्थर साबित हुआ है। इसका असर जो है कौम की बेहतरी के रूप में सदियों तक दिखाई देगा। वक्त की जो प्रॉपर्टीज हैं, यहाँ पे ज़मीनें हैं, उनका सही प्रबंधन होगा, उनका सही उपयोग होगा। गृहमंत्री अमित शाह ने कल लोकसभा में एक ऐसी बात कही थी जिसको लेकर काफी लोग कंफ्यूज हैं कि आखिर कहानी क्या है। पहले तो आप गृहमंत्री अमित शाह की बात सुन लीजिए और इसके बाद इस पर भी आपको एक क्लियर कट जानकारी देंगे। वक्फ के 2013 में जो अमेंडमेंट्स आए, अब बिल किरण भाई का है, मगर मैं कह सकता हूं कि वक्फ का 2013 का अमेंडमेंट न किया होता तो ये बिल लाने की शायद जरूरत न पड़ती। सब कुछ अच्छा चलता था। 14 में चुनाव आने वाला था, 13 में रातों रात तुष्टीकरण करने के लिए वक्फ कानून को एक्सट्रीम बना दिया गया। वक्फ के 2013 में जो अमेंडमेंट्स आए, अब बिल किरण भाई का है, मगर मैं कह सकता हूं कि वक्फ का 2013 का अमेंडमेंट न किया होता तो ये बिल लाने की शायद जरूरत न पड़ती। सब कुछ अच्छा चलता था। 14 में चुनाव आने वाला था, 13 में रातों रात तुष्टीकरण करने के लिए वक्फ कानून को एक्सट्रीम बना दिया गया। तो गृहमंत्री अमित शाह ये कह रहे हैं कि साल 2014 में चुनाव थे और इसीलिए कांग्रेस रातों रात मुसलमानों को साधने के लिए वक्फ संशोधन बिल लेकर आई थी। ऐसे में चलिए यूपीए के उस वक्फ बिल और आज एनडीए के वक्फ संशोधन बिल में अंतर क्या क्या है, ये अंतर भी आपके लिए समझना जरूरी है। दरअसल यूपीए के बिल में सबसे पहली चीज थी वक्फ को और ज्यादा ताकत देना। दरअसल साल 2013 के संशोधन ने वक्फ बोर्ड को इतना पावरफुल बना दिया कि वो किसी भी संपत्ति को वक्फ की संपत्ति घोषित कर सकता था। कोई सबूत नहीं, कोई दस्तावेज नहीं, बस बोर्ड का फैसला फुल एंड फाइनल। दूसरी बात थी अतिक्रमण की परिभाषा, और यूपीए के इस बिल ने पहली बार अतिक्रमण करने वाला शब्द को परिभाषित किया था, और ऐसा इसीलिए था ताकि वक्फ की संपत्तियों पर कब्जा करने वालों पर भी कार्रवाई हो सके। यानी कि एक तरफ तो ताकत दे दी और दूसरी तरफ उसे कंटेन करने का भी एक नियम बनाया था। तीसरी बात थी ट्रिब्यूनल का विस्तार। मतलब इस बिल जो कि बाद में कानून बना, उसमें वक्फ ट्रिब्यूनल में सदस्यों की संख्या बढ़ाई गई और बोर्ड पर सरकार की निगरानी थोड़ी सी सख्त की गई थी। उस वक्त पेश किए गए बिल में सबसे बड़ा पेंच यह था कि वक्फ कानून को बाकी सभी कानूनों के ऊपर रख दिया गया था, यानी कोई भी दूसरा कानून इसके सामने टिक नहीं सकता था। कांग्रेस का यह कहना था कि यह सब कुछ वक्फ की बेहतरी के लिए है और इसीलिए विपक्ष और आलोचकों ने इसे वोट बैंक की सियासत करार दिया था। उनका यह इल्जाम था कि 123 प्राइम प्रॉपर्टीज को दिल्ली में वक्फ को सौंपना और लुटियन जोन की जमीनें देना सिर्फ मुस्लिम तुष्टीकरण का एक खेल था। यह तो हो गई यूपीए की बात। अब एनडीए सरकार किन बदलावों की सिफारिश कर रही है, यह हम आपको पहले ही बता चुके हैं। अब इन दोनों ही बिल के बीच का अंतर क्या है, उसका विश्लेषण भी आप सुनिए। जहां पर सबसे पहली बात है ताकत का बंटवारा। साल 2013 में सारी ताकत वक्फ बोर्ड के पास थी। वो जज, वो जूरी और जिरह करने वाला खुद ही सब कुछ था, जबकि साल 2025 में सरकार ने बोर्ड की ये कुर्सी हिला दी है। कलेक्टर और हाईकोर्ट को ताकत देकर बोर्ड की मोनोपोली को खत्म कर दिया है।
साल 2013 में लाया गया बिल थोड़ा सा एक तरफा सा था, टिल्टेड लगता था। वहीं 2025 में गैर मुस्लिमों को बोर्ड में लाने के मूव को सरकार असली सेकुलरिज्म बता रही है। हालांकि विपक्ष का यह कहना है कि धार्मिक आजादी पर हमला है, लेकिन यहां पर सवाल तो यह भी है कि अगर आजम खान साल 2013 में कुंभ का पूरा मैनेजमेंट देख सकते हैं, तो इस बोर्ड में गैर मुस्लिम आखिर क्यों नहीं रह सकते? और क्या यही सच्ची धर्मनिरपेक्षता यानी कि सेकुलरिज्म नहीं है? तीसरी बात है कि साल 2013 में वक्फ बोर्ड बिना सबूत के संपत्ति पर दावा ठोक सकता था। साल 2025 में दस्तावेज जरूरी कर दिए गए हैं। सरकार कहती है कि इससे अतिक्रमण रुक जाएगा। चौथी बात सियासी एंगल की है। साल 2013 का संशोधन कांग्रेस का तुष्टीकरण का हथियार था, ऐसा बीजेपी का दावा है। वहीं साल 2025 का बिल बीजेपी का हिंदुत्व कार्ड है, ऐसा विपक्ष का कहना है। यानी कि दोनों ही बिलों में वोट बैंक का भी एक पन्ना शामिल है। ऐसे में एक सवाल तो यह भी हो सकता है कि इसका असली फायदा किसे मिलेगा, गरीब मुसलमानों को या फिर सियासी दलों को? अब इसका पूरा कंक्लूजन अगर आप देखेंगे तो साल 2013 का वक्फ संशोधन बोर्ड को ताकतवर बनाने का खेल था। साल 2025 का बिल उस ताकत को छीनकर सरकार के हाथ में देने की एक कोशिश है। कांग्रेस ने इसे मुस्लिम तुष्टीकरण का हथियार बनाया, तो बीजेपी इसे सुधार का मास्टर स्ट्रोक बताती है, ट्रांसपेरेंसी का आधार बताती है। लेकिन सवाल वही है कि क्या ये बदलाव गरीब मुसलमानों की जिंदगी बदलेगा या फिर सिर्फ सियासी शोर, सियासी हो हल्ले में सब कुछ गुम हो जाएगा? इसका जवाब तो फिलहाल राज्यसभा में बिल की अग्नि परीक्षा और जमीन पर इसके लागू हो जाने के बाद ही मिलेगा। अब सरकार कर रही है, मतलब बिल ला रही है तो कुछ सोच समझ के ला रही होगी। अब उस पे आदमी क्या ऑब्जेक्शन करेगा? हाँ, हित में बहुत अच्छा, वेरी गुड। गलत है, गलत है। नए मुसलमानों के हक में फैसला कर रही सरकार, उनको जमीनें देगी। कर रही है अपना, तो कर रही है भैया, वो सही कर रही है, ठीक है अपना, ये अच्छा है अपना, गरीबों की नहीं सोच रहा, सही बात है। वक्त में जो बदलाव हो रहे हैं एक तरीके से उचित कदम आप मान के चल रहे हैं मुस्लिम कम्युनिटी के लिए? जी 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 जी। जहाँ पर मुसलमानों की जायदादें हैं वो वक्फ की हुई हैं, वो वक्फ रहेंगी और होती आई हैं। इसके अंदर कोई रद्दोबदल नहीं हो सकता और ना हो सकता। देखिए, जो अगर धर्म के मामले में एक हमारा हक है, हमारी अपनी जगह है, उसके अंदर कोई अगर ऑप्शन उठाया जाएगा तो सर उसमें तो हम गलती मान लेंगे। ये हमें कहीं से कहीं तक ठीक नहीं लग रहा। बाकी जो पहले था वही अच्छा था, अभी जो हो रहा है वो फिलहाल तौर पे अच्छा नहीं है। देखिए, वक्फ बिल जो है, मुझे यहाँ तक लगता है, मेरा इस पे विचार है कि ये जो जैसे चल रहा था इसमें वो उसी तरह रहना चाहिए पक्ष में, क्योंकि इसमें चेंज होंगे तो बहुत सारी दिक्कतें भी आ सकती है आगे चल के। देखिए, मेरी राय ये है कि ये जो है मुसलमानों को बर्बाद करने के लिए और वक्फ की संपत्ति को हड़पने के लिए सरकार इस तरह की मतलब जो है वक्फ बिल ला रही है। देखिए, सरकार जो ये वक्फ बोर्ड बिल लेके आई, ये पूरी तरीके से मुसलमानों के खिलाफ है। ऐसा कदम ये उठा रहे हैं जिससे मुसलमान, एक तरफ ये कहे प्रधानमंत्री मोदी जी कहते हैं सबका साथ सबका विकास की बात करते हैं, और एक तरफ मुसलमानों के अगेंस्ट ये बिल ला रहे हैं। तो ये दोहरी जो है राजनीति जो है भारतीय जनता पार्टी रच रही है। तो ये थी मुसलमानों की राय वक्फ बिल के साथ और वक्फ बिल के खिलाफ।